नमस्कार। आप देख रहे हैं अर्थ नीति एक्सप्लेन्ड। इमेजिन कीजिए आप दिल्ली से मुंबई जा रहे हैं। आपने अपनी टिकट 4500 रुपीज़ में बुक की। फ़्लाइट बोर्ड करने के बाद आप कैजुअली बगल वाले पैसेंजर से बात करते हैं और पता चलता है कि उसने ऑलमोस्ट सेम जर्नी के लिए 11,000 रुपीज़ पे किए। सेम फ़्लाइट, सेम डेस्टिनेशन, इकोनॉमी केबिन भी सेम और मान लीजिए सीट्स भी ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट हैं। तो ऑब्वियस क्वेश्चन है 6500 रुपीज़ का डिफरेंस आया कहाँ से? क्या एयरलाइन को उस पैसेंजर को ले जाने में 6500 एक्स्ट्रा कॉस्ट आ गई या एयरलाइन रैंडम नंबर जनरेट कर रही है? एक्चुअली आंसर इन दोनों से ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। एयरलाइन टिकट एक ऐसा प्रोडक्ट है जहां आप जो प्राइस पे करते हैं वो सिर्फ फ्लाइट को ऑपरेट करने की कॉस्ट पर डिपेंड नहीं करता। वो डिपेंड करता है आप कब बुक कर रहे हैं, डिमांड क्या है, कितनी सीट्स बची हैं, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है और एयरलाइन को फ्यूचर डिमांड के बारे में क्या एक्सपेक्टेशन है। और इसी पजल के थ्रू हम प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, इलास्टिसिटी, सेल्फ सिलेक्शन, डायनेमिक प्राइसिंग और रेवेन्यू मैनेजमेंट सबको बहुत इंट्यूटिवली समझेंगे। सबसे पहले एक बेसिक क्वेश्चन, क्या कॉस्ट इस डिफरेंस को एक्सप्लेन कर सकती है? आइए इसे समझते हैं। एक फ्लाइट को ऑपरेट करने के मेजर कॉस्ट देखिए। एविएशन टरबाइन फ्यूल, पायलट्स और केबिन क्रू, एयरक्राफ्ट लीज और मेंटेनेंस, एयरपोर्ट और नेविगेशन चार्जेस और रूट ऑपरेशंस। अब पैसेंजर ए 4500 पे करे और पैसेंजर बी 11,000 पे करे तो एयरक्राफ्ट को पैसेंजर बी के लिए सडनली अलग फ्यूल नहीं चाहिए। पायलट की सैलरी पैसेंजर बी की बुकिंग देखकर चेंज नहीं होती। एयरपोर्ट लैंडिंग चार्ज भी उस इंडिविजुअल पैसेंजर के टिकट प्राइस के साथ मूव नहीं करता। इसका मतलब ये नहीं कि पैसेंजर को कैरी करने का मार्जिनल कॉस्ट एग्जैक्टली ज़ीरो या एग्जैक्टली आइडेंटिकल है। एक्स्ट्रा पैसेंजर के साथ कुछ स्मॉल कॉस्ट्स हो सकते हैं, लेकिन 4500 और 11,000 जैसा लार्ज फेयर डिफरेंस सिंपली इंडिविजुअल पैसेंजर कॉस्ट से एक्सप्लेन नहीं होता। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन याद रखिए। कॉस्ट हेल्प एक्सप्लेन ओवरऑल फेयर प्रेशर। प्राइसिंग एक्सप्लेन्स हाउ दैट टोटल रेवेन्यू बर्डन डिफरेंट पैसेंजर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो एयरलाइन का रियल प्रॉब्लम सिर्फ ये नहीं है कि फ़्लाइट चलाने का खर्चा कितना है। रियल प्रॉब्लम है लिमिटेड सीट्स को किस प्राइस पर और किस टाइम पर सेल किया जाए। अब यहाँ से रियल इकोनॉमिक्स स्टार्ट होती है। सपोज एक एयरक्राफ्ट में 180 सीट्स हैं। एक सिंपल स्ट्रैटेजी हो सकती है हर सीट 8,000 का। प्रॉब्लम क्या है? अगर 8,000 रुपीज़ मार्केट के लिए बहुत हाई है तो कई सीट्स इम्प्टी रह सकती हैं और इम्प्टी सीट के साथ फ्लाइट टेक ऑफ हो गई तो उस सीट से रेवेन्यू फॉरएवर लॉस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर एयरलाइन सभी सीट्स 3,000 रुपीज़ में बहुत जल्दी सेल कर दे तो एयरक्राफ्ट फुल ज़रूर हो जाएगा, बट पॉसिबल है कि डिपार्चर के क्लोज कुछ पैसेंजर्स 8,000, 10,000 या उससे ज़्यादा पे करने को रेडी हो। एयरलाइन ने सीट पहले ही चीप रेट पर सेल कर दी, सो एयरलाइन का ऑब्जेक्टिव सिंपली प्लेन भरना भी नहीं है और सिंपली हाईएस्ट टिकट प्राइस चार्ज करना भी नहीं है। उसे बैलेंस करना है, कितनी सीट सेल करनी है, किस फेयर लेवल पर सेल करनी है और कितनी सीट्स फ्यूचर डिमांड के लिए बचानी है। इन द लैंग्वेज ऑफ इकोनॉमिक्स, एयरलाइन स्कैर्स एंड पेरिसेबल कैपेसिटी के लिए रेवेन्यू ऑप्टिमाइज करने की कोशिश कर रही है। लेकिन ये पॉसिबल कैसे होता है? उसके लिए सबसे पहला इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट जो हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है वो है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का नाम थोड़ा नेगेटिव साउंड करता है, बट इकोनॉमिक्स में इसका टेक्निकल मीनिंग स्पेसिफिक है। सिंपल वर्ड्स में सेम या इकोनॉमिकली सिमिलर प्रोडक्ट को डिफरेंट बायर्स को डिफरेंट प्राइजेस पर सेल करना। इसके पीछे फंडामेंटल आइडिया है विलिंगनेस टू पे यानी WTP का। विलिंगनेस टू पे का मतलब है किसी प्रोडक्ट के लिए मैक्सिमम अमाउंट जो आप रियलिस्टिकली देने को रेडी हो। सेम दिल्ली मुंबई फ्लाइट के लिए एक स्टूडेंट बोलेगा 5,000 रुपीज़, उसके ऊपर हुआ तो ट्रेन देखूंगा। दूसरा पैसेंजर बोलेगा कल मॉर्निंग बोर्ड मीटिंग है, मुझे जाना ही है, तो मेरे लिए टिकट लेना कंपलसरी है। प्रोडक्ट सिमिलर है लेकिन प्रोडक्ट की वैल्यू कंज्यूमर के लिए डिफरेंट है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन थ्योरी इसी हेट्रोजेनाइटी को यूज़ करती है, लेकिन एक कंडीशन इंपॉर्टेंट है, सेलर के पास कुछ मार्केट पावर होनी चाहिए। मार्केट पावर का मतलब मोनोपोली होना जरूरी नहीं है, सिंपली इतना कि फर्म हर सिचुएशन में मार्केट प्राइस को मैकेनिकली एक्सेप्ट करने के लिए फोर्स्ड ना हो, उसके पास कुछ प्राइसिंग डिस्क्रिशन हो। अब क्वेश्चन ये है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन प्रैक्टिकली पॉसिबल कब होती है? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के लिए ब्रॉडली 4 इंग्रेडिएंट समझिए। पहला, मार्केट पावर, फर्म के पास कुछ प्राइसिंग फ्रीडम होनी चाहिए। दूसरा, डिफरेंट इलास्टिसिटीज़, हर कस्टमर प्राइस बढ़ने पर सेम रिएक्शन नहीं देता। किसी के लिए 1,000 रुपीज़ का इंक्रीज बुकिंग कैंसिल करवा सकता है, किसी और के लिए सेम इंक्रीज हार्डली डिसीजन को अफेक्ट करेगा।
तीसरा, सेगमेंटेशन या स्क्रीनिंग। फर्म को समहाउ हाई विलिंगनेस टू पे और लो विलिंगनेस टू पे डिमांड को सेपरेट करना होगा, डायरेक्टली आइडेंटिफाई करके या तो कस्टमर्स को चॉइसेस देकर। और फोर्थ, नो इजी रीसेल या इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में लिमिटेड आर्बिट्रेज। आर्बिट्रेज का इंट्यूशन सिंपल है। सपोज मुझे सेम ट्रांसफरेबल प्रोडक्ट 4000 रुपीज़ में मिल रहा है और आपको 10,000 रुपीज़ में। मैं 4000 रुपीज़ में खरीद कर 7000 रुपीज़ में आपको सेल कर सकती हूँ। कंपनी की प्राइसिंग स्ट्रैटेजी कोलैप्स हो जाएगी। एयरलाइन टिकट में ये डिफ़िकल्ट होता है बिकॉज बुकिंग पैसेंजर आइडेंटिटी से लिंक्ड होती है। आप नॉर्मली अपनी चीप टिकट एयरपोर्ट पर किसी स्ट्रेंजर को प्रॉफिट पर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, इसलिए एयरलाइंस प्राइस डिफरेंशिएशन के लिए इंटरेस्टिंग इन्वायरमेंट प्रोवाइड करती हैं। अब इन 4 कॉन्सेप्ट्स में सबसे पावरफुल है इलास्टिसिटी। इसे समझना बहुत ज़रूरी है। प्राइस इलास्टिसिटी को टेक्निकल साउंडिंग टर्म समझकर इग्नोर मत कीजिए। कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्स हाउ स्ट्रांगली डिमांड रिस्पॉन्ड्स व्हेन प्राइस चेंजेस। एक फ्लेक्सिबल टूरिस्ट इमेजिन कीजिए। टिकट 6000 रुपीज़ से 9000 रुपीज़ हुई। वो कह सकता है नेक्स्ट डेट देख लेता हूँ, ट्रेन देख लेता हूँ या दूसरी एयरलाइन चेक करता हूँ। उसकी डिमांड मोर इलास्टिक है। प्राइस बदला, बिहेवियर सिग्निफिकेंटली चेंज हो गया। अब अर्जेंट ट्रैवलर को देखते हैं। कल 10 बजे क्लाइंट मीटिंग है। 9000 रुपीज़ पसंद नहीं आया बट जर्नी पोस्टपोन नहीं कर सकते। उसकी डिमांड रिलेटिवली लेस इलास्टिक या इन इलास्टिक है। स्लाइड पर लर्नर इंडेक्स का इंट्यूशन इसी रिलेशनशिप को कैप्चर करता है जिसका फॉर्मूला है P माइनस MC डिवाइडेड बाई P इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई मॉड एप्सिलॉन। यहाँ P प्राइस है, MC मार्जिनल कॉस्ट और एप्सिलॉन डिमांड इलास्टिसिटी है। फॉर्मूला को मेमोराइज करना जरूरी नहीं है, बस मैसेज याद रखिए। डिमांड जितनी लेस इलास्टिक, फर्म थ्योरेटिकली उतना लार्जर मार्कअप सस्टेन कर सकती है और डिमांड जितनी इलास्टिक, हाई प्राइस लगाना उतना डिफिकल्ट। बट अब एक मैसिव प्रॉब्लम है। एयरलाइन को कैसे पता कि स्क्रीन के सामने बैठा कस्टमर फ्लेक्सिबल टूरिस्ट है या अर्जेंट ट्रैवलर? यही प्राइसिंग प्रॉब्लम का इंफॉर्मेशन साइड है। पैसेंजर बुकिंग पेज ओपन करता है। एयरलाइन को ऑटोमेटिकली उसके दिमाग के अंदर लिखा हुआ चीज़ तो दिख नहीं सकता। मैक्सिमम विलिंगनेस टू पे इज इक्वल टू 12,000 रुपीज़। और ऑब्वियस है, अगर एयरलाइन डायरेक्टली पूछे आप मैक्सिमम कितना देंगे तो कौन ट्रुथफुल आंसर देगा? कोई भी नहीं। हाई विलिंगनेस टू पे ट्रैवलर भी कहेगा मैं तो प्राइस सेंसिटिव कस्टमर हूँ। इकोनॉमिक्स में इसे ब्रॉडली प्राइवेट इंफॉर्मेशन प्रॉब्लम के थ्रू समझ सकते हैं। कंज्यूमर अपनी प्रेफरेंसेस फर्म से बेटर जानता है। सो एयरलाइन को एक मैकेनिज्म चाहिए जहां वो आपको डायरेक्टली लेबल ना करे बट आपकी चॉइस आपके प्रेफरेंस के बारे में कुछ रिवील करे। और यहीं से प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का एक मच मोर इंटरेस्टिंग फॉर्म इंटर करता है जिसे हम कहते हैं सेल्फ सिलेक्शन। इमेजिन कीजिए एयरलाइन 3 फेयर्स ऑफर करती है। पहला है सेवर जो कि चीपेस्ट है बट रेस्ट्रिक्शंस ज़्यादा हैं। दूसरा है स्टैंडर्ड, बीच का प्राइस यानी सम फ्लेक्सिबिलिटी। तीसरा है फ्लेक्स यानी एक्सपेंसिव बट चेंज और कैंसलेशन कंडीशंस कंपैरेटिवली फ्लेक्सिबल हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, एयरलाइन नेसेसरली ये नहीं बोल रही आप बिजनेस ट्रैवलर हैं आप 10,000 दीजिए। इंस्टेड वो एक मेन्यू ऑफ चॉइसेस क्रिएट करती है। अब कंज्यूमर खुद चूज़ करता है। जिसके लिए प्राइस मोस्ट इंपॉर्टेंट है और प्लान्स स्टेबल हैं वो सेवर चूज़ कर सकता है। जिसके लिए फ्लेक्सिबिलिटी वैल्यूएबल है बिकॉज मीटिंग शिफ्ट हो सकती है, रिटर्न प्लान अनसर्टन है, वो हायर फेयर एक्सेप्ट कर सकता है। इकोनॉमिक्स में इसे सेल्फ सेलेक्शन या स्क्रीनिंग कहते हैं और ये सेकेंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का कोर लॉजिक है। फर्म कंज्यूमर टाइप परफेक्टली ऑब्जर्व नहीं करती, वो कॉन्ट्रैक्ट या प्रोडक्ट मेन्यू डिज़ाइन करती है और कस्टमर अपनी चॉइस से पार्टली रिवील करता है कि उसके लिए क्या वैल्यूएबल है। इस पॉइंट को समझ लिया तो नेक्स्ट स्लाइड का क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। चीप टिकट के साथ रिस्ट्रिक्शंस होती ही क्यों हैं? आइए इसे समझते हैं। सपोज 2 टिकट्स हैं, एक ₹4500 का, दूसरा ₹10,000 का। अब इमेजिन कीजिए दोनों में कैंसलेशन, रीशेड्यूलिंग, बैगेज, फ्लेक्सिबिलिटी, एवरीथिंग एग्जैक्टली आइडेंटिकल हो। रैशनल कंज्यूमर बोलेगा मैं 10,000 वाली क्यों लूँ? सो चीपर एंड एक्सपेंसिव ऑप्शंस को मीनिंगफुली डिफ्रेंशिएट करना यूजफुल हो सकता है। सेवर फेयर पर कैंसलेशन रिस्ट्रिक्शन हो सकती है, फ्लेक्स फेयर पर चेंजेस ईजियर हो सकते हैं। इसका इकोनॉमिक पर्पस सिर्फ कॉस्ट रिकवर करना ही हो ये ज़रूरी नहीं है। रेस्ट्रिक्शंस कैन ऑल्सो हेल्प कस्टमर्स सेल्फ सेलेक्ट।
इससे रिलेटेड टेक्निकल टर्म है इंसेंटिव कॉम्पैटिबिलिटी। सिंपल वर्ड्स में इंसेंटिव कॉम्पैटिबिलिटी का मतलब प्राइसिंग सिस्टम ऐसा डिज़ाइन हो कि जिस कस्टमर टाइप के लिए जो ऑप्शन इंटेंडेड है उसके इंसेंटिव्स ब्रॉडली उसी ऑप्शन को चूज़ करने की तरफ अलाइंड हो। हाई वैल्यू फ्लेक्सिबिलिटी कस्टमर को एक्सपेंसिव फ्लेक्सिबल टिकट अट्रैक्टिव लगे, प्राइस सेंसिटिव कंज्यूमर को रेस्ट्रिक्टेड लो फेयर अट्रैक्टिव लगे। लेकिन यहाँ तक हमने सिर्फ कस्टमर डिफरेंसेस डिस्कस किए हैं। एयरलाइन के पास एक सेकेंड प्रॉब्लम है और एयरलाइंस के कॉन्टेक्स्ट में ये इक्वली इंपॉर्टेंट है। व्हाट इफ ओनली वन सीट इज लेफ्ट? सपोज फ्लाइट में सिर्फ एक सीट बची है। आज एक कस्टमर 5000 रुपीज़ में सीट लेने को रेडी है। एयरलाइन के पास ऑप्शन है अभी सेल कर दे, 5000 सर्टन रेवेन्यू मिल जाएगा, या सीट को प्रोटेक्ट करे बिकॉज हिस्टोरिकल डिमांड पैटर्न्स इंडिकेट कर सकते हैं कि डिपार्चर के क्लोज कोई ट्रैवलर 10,000 रुपीज़ पे करने को रेडी हो सकता है। लेकिन ध्यान रखिए 10,000 रुपीज़ वाला पैसेंजर गारंटीड नहीं है। अगर एयरलाइन वेट करती है और कोई नहीं आता तो सीट इम्प्टी जा सकती है। अगर एयरलाइन 5000 रुपीज़ में अभी सेल कर देती है और कल 10,000 रुपीज़ वाला ट्रैवलर आ जाता है तो हायर रेवेन्यू अपॉर्चुनिटी लॉस्ट हो जाता है। दिस इज नो लॉन्गर ओनली डिफरेंट कंज्यूमर्स को डिफरेंट प्राइजेस प्रॉब्लम, दिस इज एन इन्वेंट्री एलोकेशन प्रॉब्लम अंडर अनसर्टेनिटी। और इसी को एयरलाइन इंडस्ट्री में ब्रॉडली रेवेन्यू मैनेजमेंट के थ्रू सॉल्व किया जाता है। रेवेन्यू मैनेजमेंट आस्क लिमिटेड कैपेसिटी को टाइम के अक्रॉस कैसे एलोकेट करें गिवन अनसर्टन फ्यूचर डिमांड। और एयरलाइन सीट में अर्जेंसी और भी ज़्यादा है बिकॉज सीट एक नॉर्मल इन्वेंट्री आइटम नहीं है। एक लैपटॉप अनसोल्ड रहा तो रिटेलर कल भी बेच सकता है। होटल रूम टुनाइट एम्प्टी रहा, कल की डेट के रूम में कन्वर्ट नहीं हो सकता। एयरलाइन सीट भी सेम नेचर की है। फ्लाइट डिपार्चर के टाइम तक सीट वैल्यूएबल इन्वेंट्री है। फ्लाइट टेक ऑफ कर गई और सीट एम्प्टी थी, उस स्पेसिफिक फ्लाइट के लिए फ्यूचर रेवेन्यू पोटेंशियल ज़ीरो हो जाता है। इसी को पेरिसेबल इन्वेंट्री कहते हैं। पेरिसेबल का मतलब फिजिकली ख़राब होना नहीं है, इकोनॉमिक कैपेसिटी एक्सपायर हो जाती है। इसलिए एयरलाइन के सामने दो अपोजिट रिस्क हैं, टू चीप टू अर्ली। प्लेन जल्दी फिल हो गया, लेटर हाई विलिंगनेस टू पे डिमांड सर्व नहीं कर पाई। टू मेनी सीट्स प्रोटेक्टेड, एयरलाइन हायर फेयर का वेट करती रही बट पैसेंजर आया ही नहीं तो सीट इम्प्टी गई। रेवेन्यू मैनेजमेंट का काम ये प्रेडिक्ट करना है कि इन दोनों रिस्क के बीच बेस्ट बैलेंस क्या है, और प्रैक्टिकली ये बैलेंस ऑफन फेयर क्लासेस या फेयर बकेट्स के थ्रू इम्प्लीमेंट होता है। ये स्लाइड एयरलाइन प्राइसिंग को समझने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमी केबिन को एक सिंगल प्रोडक्ट मत समझिए जिसमें हर सीट का एक फिक्स्ड 6,000 रुपीज़ का टैग लगा हो। एयरलाइंस ट्रेडिशनली बुकिंग इन्वेंट्री को डिफरेंट फेयर क्लासेस या कॉन्सेप्चुअल बकेट्स में मैनेज कर सकती हैं। सपोज लो फेयर बकेट में लिमिटेड इन्वेंट्री अवेलेबल है। अर्ली स्टेज पर 4,000 रुपीज़ से 5,000 रुपीज़ टाइप लो फेयर्स अवेलेबल हो सकते हैं। जैसे जैसे वो इन्वेंट्री फिल होती है लो फेयर बकेट क्लोज हो सकता है। फिजिकल एयरक्राफ्ट में सीट अभी भी बची है बट चीपेस्ट अवेलेबल फेयर क्लास अब हायर हो गया। यही रीज़न है कि आप कभी बुकिंग साइट रिफ्रेश करके देखते हैं और चीपेस्ट ऑप्शन डिसअपियर हो चुका होता है, नॉट नेसेसरली बिकॉज एयरक्राफ्ट सडनली मोर एक्सपेंसिव हो गया। इट कैन बी एन इन्वेंट्री अवेलेबिलिटी चैलेंज। स्लाइड के क्यू के एच एम बी वाई लेवल्स कॉन्सेप्चुअल इलस्ट्रेशन है। एक्चुअल बुकिंग क्लास स्ट्रक्चर्स एयरलाइन टू एयरलाइन डिफर करती है। अब एक कन्फ्यूज़न क्लियर करते हैं, क्या ये सब डायनामिक प्राइसिंग है? नॉट एग्जैक्टली। ये वीडियो का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है। तीन टर्म्स ऑफन इंटरचेंजेबली यूज होते हैं बट इकोनॉमिकली सेम नहीं है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का कोर क्वेश्चन है, डिफरेंट कंज्यूमर्स की विलिंगनेस टू पे और इलास्टिसिटी डिफरेंट है, फर्म उस डिफरेंस को प्राइसिंग में कैसे यूज़ करे। डायनामिक प्राइसिंग का क्वेश्चन है, मार्केट कंडीशंस अभी क्या हैं, डिमांड हाई है, डिपार्चर क्लोज है, कंपटीशन क्या कर रहा है, प्राइस टाइम के साथ चेंज कर सकता है। और रेवेन्यू मैनेजमेंट का कोर क्वेश्चन है, लिमिटेड सीट इन्वेंट्री को डिफरेंट फेयर लेवल्स और टाइम पीरियड्स के अक्रॉस कैसे एलोकेट करें। सो थिंक ऑफ इट दिस वे, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज इक्वल टू कस्टमर हेट्रोजेनाइटी, डायनेमिक प्राइसिंग इज इक्वल टू चेंजिंग प्राइस एनवायरनमेंट, रेवेन्यू मैनेजमेंट इज इक्वल टू स्कैर्स इन्वेंट्री एलोकेशन ओवर टाइम। एयरलाइन प्राइसिंग में ये तीनों इंटरैक्ट कर सकते हैं बट तीनों आइडेंटिकल कॉन्सेप्ट्स नहीं हैं। ये डिस्टिंक्शन इंपॉर्टेंट है बिकॉज अदरवाइज हर फेयर मूवमेंट को प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बोल देना टेक्निकली रॉन्ग होगा। अब कॉस्ट साइड और प्राइसिंग साइड को एक साथ रखते हैं। फ्यूल महंगा होता है,
एयरक्राफ्ट लीज एक्सपेंसिव होती है, मेंटेनेंस, एयरपोर्ट चार्जेस, सैलरीज, टैक्सेस ये एयरलाइन के कॉस्ट बेस को अफेक्ट करते हैं। अगर इंडस्ट्री वाइड कॉस्ट परमानेंटली इंक्रीज हो, एवरेज फेयर लेवल्स पर अपवर्ड प्रेशर आ सकता है। बट सेम फ्लाइट के अंदर पैसेंजर ए और पैसेंजर बी का फेयर डिफरेंस एक्सप्लेन करने के लिए सिर्फ कॉस्ट साइड इनफ नहीं है, उसके लिए डिमांड साइड देखेंगे। विलिंगनेस टू पे, इलास्टिसिटी, टाइम टू डिपार्चर, सीट अवेलेबिलिटी, फेयर बकेट, कॉम्पिटिशन, फ्लेक्सिबिलिटी। एक सिंपल मेंटल मॉडल बना लीजिए। कॉस्ट साइड आंसर्स, फ्लाइट ऑपरेट करना कितना एक्सपेंसिव है। प्राइसिंग साइड आंसर्स, उस फ्लाइट से रेवेन्यू कैसे जनरेट और एलोकेट किया जाएगा। दोनों कनेक्टेड हैं बट सेम चीज़ नहीं है। ये डिस्टिंक्शन आपको सिर्फ एयरलाइंस नहीं, होटल्स, राइड शेयरिंग, इवेंट्स और डिजिटल सब्सक्रिप्शंस तक समझने में हेल्प करेगा। अब इंडिया का कॉन्टेक्स्ट देखते हैं। IATA के जून 2025 रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2024 में रफली 174 मिलियन ऑरिजिन डेस्टिनेशन पैसेंजर्स इंडिया से या इंडिया के विद इन ट्रैवल थे IATA के डिपार्टिंग OD बेसिस पर। OD सिंपली मीन्स ऑरिजिन डेस्टिनेशन, जर्नी कहाँ स्टार्ट हुई और फाइनल डेस्टिनेशन क्या था। इनमें रफली 136 मिलियन डोमेस्टिक OD पैसेंजर्स थे और इंडियन एविएशन मार्केट का एक डिफाइनिंग फीचर है लो कॉस्ट कैरियर्स। 2024 में लो कॉस्ट कैरियर शेड्यूल्ड सीट कैपेसिटी का 71% से ज़्यादा रिप्रेजेंट कर रहे थे। इंडिगो एलोन रफली 53.4% शेड्यूल्ड सीट कैपेसिटी रिप्रेजेंट करता था अकॉर्डिंग टू द सेम IATA फ्रेमवर्क। वाई डज दिस मैटर? बिकॉज इंडिया जैसी प्राइस सेंसिटिव LCC हैवी मार्केट में एयरलाइन का ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम और इंटरेस्टिंग हो जाता है। लो फेयर चाहिए ताकि प्राइस सेंसिटिव डिमांड अट्रैक्ट हो, बट एयरलाइन को इनफ रेवेन्यू भी जनरेट करना है टू सस्टेन ऑपरेशंस। यानी इकोनॉमिक्स का चैलेंज है अफोर्डेबिलिटी और रेवेन्यू सस्टेनेबिलिटी को साइमल्टेनियसली मैनेज करना। और नेचुरल नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से ये फेयर है या अनफेयर। सपोज यूनिफॉर्म प्राइस रूल हो, हर पैसेंजर 8,000 रुपीज़, अर्जेंट ट्रैवलर 8,000 पे कर देता है, बजट स्टूडेंट की मैक्सिमम विलिंगनेस टू पे 5,000 रुपीज़ है, वो फ्लाइट नहीं लेता। अब सपोज एयरलाइन डिफ्रेंशिएटेड प्राइसिंग कर पाती है, स्टूडेंट 4,500 पे करता है, अर्जेंट ट्रैवलर 10,000। इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल है बट इकोनॉमिक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दोनों फ्लाई कर सकते हैं। डज दिस मीन प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ऑलवेज गुड है? बिल्कुल नहीं। हाई पेइंग कंज्यूमर का कंज्यूमर सरप्लस रिड्यूस हो सकता है। कंज्यूमर सरप्लस का सिंपल मीनिंग, आप मैक्सिमम 12,000 रुपीज़ पे करने को रेडी थे, टिकट 8,000 रुपीज़ में मिली तो 4,000 का कंज्यूमर सरप्लस हुआ। अगर एयरलाइन 10,000 चार्ज कर दे, आपका सरप्लस रिड्यूस हो गया। बट साइमल्टेनियसली लोअर फेयर किसी प्राइस सेंसिटिव कंज्यूमर को मार्केट में इंटर करवा सकता है। इसीलिए इकोनॉमिक्स में वेलफेयर क्वेश्चन बाइनरी नहीं है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कभी आउटपुट एक्सपांड कर सकती है, कभी मेनली सरप्लस ट्रांसफ़र कर सकती है। अगर टोटल आउटपुट एक्सपांड नहीं होता, वेलफेयर कंसर्न्स स्ट्रॉन्गर हो सकते हैं। अगर नए कंज्यूमर सर्व होते हैं तो रिजल्ट मोर नुएंस्ड हो जाता है। सो डिफरेंट प्राइजेज इज इक्वल टू ऑटोमेटिकली बैड इज़ टू सिंपलिस्टिक, बट एयरलाइंस डू इट, देयरफॉर इफिशिएंट एंड गुड ये भी बहुत ज़्यादा सिंपलिस्टिक है। अब एक कॉमन क्वेश्चन, क्या इंडिया में गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि दिल्ली मुंबई टिकट 5,000 की होगी या 9,000 की? जनरली सिस्टम ऐसा यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेड फेयर मॉडल नहीं है। एयरलाइंस अपनी तारीफ स्ट्रक्चर्स के अंदर फेयर सेट करती हैं, लेकिन एयर फेयर मॉनिटरिंग का रेगुलेटरी फ्रेमवर्क भी एग्जिस्ट करता है। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन रिपोर्ट के अकॉर्डिंग तारीफ मॉनिटरिंग यूनिट नवंबर 2019 से एयर फेयर मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क का पार्ट है। मॉनिटरिंग 78 की सेक्टर्स तक एक्सपांड की गई थी, जो साइटेड रिपोर्ट में रफली 26.89% डोमेस्टिक ट्रैफिक कवर करते थे। मॉनिटरिंग का ऑब्जेक्टिव एयरलाइन फाइल्ड तारीफ रेंजेस के रिलेटिव फेयर्स को ऑब्जर्व करना भी है, पर्टिकुलरली एब्रप्ट फेयर सर्ज सिचुएशंस में। और एयर सेवा में डेडिकेटेड एयर फेयर ग्रीवेंस मॉड्यूल भी है, जहां पैसेंजर्स एक्सेसिव एयर फेयर रिलेटेड कंप्लेंट्स रेज कर सकते हैं। सो रेगुलेटरी पिक्चर को दो एक्सट्रीम्स में मत देखिए। गवर्नमेंट कुछ नहीं करती, गलत है। गवर्नमेंट हर टिकट का एग्जैक्ट प्राइस फिक्स करती है, ये भी गलत है। मॉनिटरिंग और मार्केट प्राइसिंग दोनों को एग्जिस्ट कर सकते हैं। और अब इंडिया का एक फैसिनेटिंग एक्सपेरिमेंट देखते हैं। 2025 में अलायंस एयर ने एक इंटरेस्टिंग प्रमोशनल पायलट स्कीम लॉन्च किया, फेयर से फुर्सत, वन रूट वन फेयर।
25 सेलेक्टेड रूट्स पर कॉन्सेप्ट ये था कि बुकिंग टाइम के बेसिस पर फेयर फ्लक्चुएट ना करे। इवन डिपार्चर डे बुकिंग तक स्टैटिक फेयर आइडिया टेस्ट किया गया। पायलट पीरियड था 13 अक्टूबर से 31 दिसंबर 2025। अब ये एग्जाम्पल एक्सट्रीमली यूजफुल है बिकॉज ये हमें एक काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग देता है। अगर फिक्स्ड फेयर टेक्निकली पॉसिबल है तो नॉर्मल एयरलाइन इंडस्ट्री डायनामिक फेयर्स क्यों यूज़ करती है? बिकॉज नॉर्मल कॉमर्शियल इन्वायरमेंट में डिमांड कांस्टेंट नहीं होती, सीट्स लिमिटेड हैं, इन्वेंट्री पेरिसेबल है, कस्टमर्स की विलिंगनेस टू पे डिफरेंट है, डिपार्चर टाइम कंटिन्यूसली क्लोजर आता है, कंपटीशन चेंज होता है, रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव भी है। सो डायनामिक एलोकेशन एयरलाइंस को चेंजिंग मार्केट कंडीशंस के रिस्पॉन्स में इन्वेंट्री मैनेज करने का टूल दे सकती है। फिक्स्ड फेयर इनहेरेंटली गुड या बैड नहीं है। डायनामिक फेयर इनहेरेंटली एक्सप्लॉयटेटिव या इफिशिएंट भी ऑटोमेटिकली नहीं है। द राइट क्वेश्चन इज सिस्टम किस ट्रेड ऑफ को सॉल्व कर रहा है। और फाइनल स्लाइड पर एक डेटा पॉइंट है जो पूरी स्टोरी को और इंटरेस्टिंग बना देता है, आइए उसे समझते हैं। आप पर्सनली 15,000 रुपीज़ की लास्ट मिनट टिकट देख सकते हैं और फील कर सकते हैं एयर ट्रैवल इंसेनली एक्सपेंसिव हो गया, बट इंडिविजुअल एक्सपीरियंस और मार्केट एवरेज सेम चीज़ नहीं है। IATA के रिपोर्ट में रियल एवरेज एयर फेयर को 2011 इज इक्वल टू 100 इंडेक्स पर कंपेयर किया गया। 2024 में डोमेस्टिक रियल एवरेज एयर फेयर इंडेक्स रफली 79 था, इंटरनेशनल रफली 62, मीनिंग इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के बाद रिपोर्ट के मेज़र पर डोमेस्टिक एवरेज फेयर रफली 21% और इंटरनेशनल अराउंड 38% बिलो देयर 2011 इंडेक्स लेवल्स थे। यहाँ वर्ड रियल बहुत इंपॉर्टेंट है। रियल प्राइस मीन्स इन्फ्लेशन एडजस्टेड प्राइस। आज 8,000 रुपीज़ और 2011 में 8,000 इकोनॉमिकली सेम परचेजिंग पावर रिप्रेजेंट नहीं करते। और यहाँ फाइनल डिस्टिंक्शन, प्राइस डिस्पर्शन इज नॉट द सेम एज एवरेज प्राइस लेवल। प्राइस डिस्पर्शन मीन्स एक ही मार्केट में डिफरेंट कंज्यूमर्स डिफरेंट फेयर्स पे कर रहे हैं। एवरेज प्राइस लेवल टेल्स अस ओवरऑल टिपिकल प्राइस ट्रेंड। सो साइमल्टेनियसली दोनों ट्रू हो सकते हैं। किसी पैसेंजर को वेरी हाई लास्ट मिनट फेयर मिली और लॉन्ग रन इन्फ्लेशन एडजस्टेड एवरेज एयर फेयर डिक्लाइन हुई। अब इंटायर मैकेनिज्म एक चेन में देखिए। Different willingness to pay leads to self-selection, which leads to fare classes, that leads to seat protection, which further leads to dynamic pricing, and lastly these lead to different passengers, different fares. और अगर पूरे वीडियो से एक लाइन रिमेंबर करनी हो तो ये कीजिए, सेम सीट का कॉस्ट ऑलमोस्ट सेम हो सकता है लेकिन उस सीट की वैल्यू हर पैसेंजर के लिए सेम नहीं होती। दैट इज़ द इकोनॉमिक्स बिहाइंड द प्राइस। अगर आपको आज सिर्फ ये नहीं पता चला कि एयरलाइन फेयर्स डिफरेंट होते हैं बल्कि क्यों डिफरेंट होते हैं, देन दैट इज एग्जैक्टली द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्थनीति एक्सप्लेन्ड। इकोनॉमिक्स को रटना नहीं, समझना है। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और कॉन्सेप्ट को कवर करूं तो आप कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।